हेलो, क्या हाल चाल है गुरुजी लोग? क्या हाल चाल? नयका सेंटर जो बैच उस सेंटर पे गया उस सबको लड्डू खिला दिए। अभी पैसा ना है हो। चलिए शांत रहिए। तो क्या पढ़ा रहे थे जी? गुप्त प्रशासन पढ़ा रहे थे। हाँ, हमको याद है, गुप्त प्रशासन पढ़ा रहे थे। ठीक है, कैमरा में तो कैद हो गया था जो चोरी किया है, लेकिन अब वो लड़का नहीं मिल रहा है। लड़का भी मिलेगा है? यहां पे चला दे। अब शांत रहिए। गुप्त प्रशासन में आप क्या डालेंगे? चैप्टर नंबर 4 चौथा लेक्चर है। गुप्त में चौथा ही लेक्चर है। गुप्त में 5वां 6ठा लेक्चर होगा। और चौथे चल रहा है। अच्छा, अब सुनिए। गुप्त प्रशासन में जितना बात बताए हैं उसके अलावे जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो क्वेश्चन करवाने के क्रम में गुप्त प्रशासन में थोड़ी बहुत बात और भी हम आपको बताएंगे। तो गुप्त काल जहां तक आप पढ़े हैं, जहां तक लिखे हैं, वहां आप कुल 2 पेज छोड़ करके आगे बढ़िएगा। 2 पेज छोड़ करके आगे बढ़िएगा। तो गुप्त के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन डील करने लगेंगे ना, तो वहां पर गुप्त प्रशासन में कुछ कुछ बताएंगे और लिखा देंगे। ठीक है, गुप्त आपका खत्म हो गया है, यह मान करके चलिए। क्वेश्चन करवाने वक्त जो है आपको कुछ चीज ऐड करवा देंगे यहां पर। अब गुप्त के बाद आगे हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्त के बाद आगे क्या देखेंगे हम लोग? गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल। और एक बात यहां पर बता देते हैं कि जो है आपको कल शुक्रवार है ना जी? कल आपके बैच में मेरा ही ना क्लास है जी। और शुक्रवार को क्वेश्चन आंसर ना होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में कहां तक क्वेश्चन आंसर करवा दिए? आए, वैदिक सभ्यता तक हो गया है ना? वैदिक सभ्यता पूरा नहीं हुआ। कितना क्वेश्चन? 50 गो, 100 गो बचा हुआ है। बचा हुआ कितना? 100 हुआ है, 50 गो बाकी है। चलिए ठीक है, तो कल जो है क्वेश्चन आंसर लेकर के आइएगा। वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। और उसके बाद हमको लगता है वैदिक सभ्यता का कितना 50 क्वेश्चन बाकी है। तो 50 क्वेश्चन तो तुरंते हो जाएगा। हाँ, तो तुरंते हो जाएगा। उसके बाद कौन सा? उसके बाद का ऑब्जेक्टिव नहीं ना मिला है? मिला है। उसके बाद कौन चैप्टर? क्या है उसके बाद? क्या है? कौन सा चैप्टर? ऑब्जेक्टिव है किसी के पास? दीजिए ना जी। चलिए, वैदिक सभ्यता के बाद है वैदिक सभ्यता के बाद है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का भारत। तो ये भी लेते आइएगा, ये तो एडेन है इसमें। हाँ, तो लेते आइएगा। कल प्रयास करेंगे ये दोनों को खत्म कर देने का। ठीक है, धीरे धीरे जो अपना क्वेश्चन होते जा रहा है।
अरे मिलेगा ना जी, यहाँ तक मिला है ना, तो आगे भी मिलेगा ना, तो इंतजार कीजिएगा तब ना। हाँ, कल कुल मिलाकर के हम ये बताना चाह रहे थे कि कल ऑब्जेक्टिव लेकर के आइएगा, समझ गए ना। हाँ, तो आगे आइए, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो है पिछले क्लास में जो बताए हैं पढ़ाए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। कौन सी शासन प्रणाली का प्रचलन देख, राजतंत्रात्मक और वंशानु, युद्ध और शांति की घोषणा कौन करता था? राजा। किसके विवरण से यह पता चलता है कि राजा के कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्रिमंडल होता था? कालिदास और कामंदक, कालिदास और कामंदक। आज के आईएएस की तुलना गुप्तकालीन किस पदाधिकारी से किया जाता था? किससे? 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 कुमारा। अच्छा, मुंह खाली बंद रखिए, देखते हैं आज आप लोग को। कुमारामात्य नामक पदाधिकारी किस काम को करता था? आए, गुप्त काल में सेनापति को क्या कहा जाए? महाबलाधिकृत कहा जाता था। गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंडनायक, सर्वदंडनायक या दंडनायक। युद्ध और शांति विभाग के मंत्री संधि विग्रहक, संधि विग्रहक। धर्म एवं दान विभाग के प्रधान विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक। राजकोष विभाग के प्रधान भंडाराधिकृत, भंडाराधिकृत। राज दरबार से संबंधित विषयों अधिकारी को क्या कहा जाए? महाप्रतिहार, महाप्रति लेखा विभाग। महाछपटलिक, लेखा विभाग महाछपटलिक। गुप्त काल में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी दंड साधारण पुलिस और कर्मचारी। चार्टर वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं गणिका, क्या गणी। वृद्ध वेश्या क्या कल? कुटनी। वृद्ध वेश्या क्या कहलत? कुटनी ना। गुप्त काल में आमदनी का मुख्य स्रोत भूराजस्व ना। कितना भाग? 1/, वैसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी, खील, क्या? खील। गुप्त काल में सबसे ज्यादा कौन सी मुद्राएं पड़ती? स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण, सोना के सिक्का को क्या कहा? दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। चांदी के सिक्का को, चांदी के सिक्का को दैनिक लेन देन में किस सिक्का का? क्या? चांदी का बड़े भंडार। राजस्थान के किस धर्म को मानते थे? वैष्णव। राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ ना। मंदिर निर्माण कला का जन्म कौन काल में? गुप्तकालीन ऐतिहासिक मंदिर कौन? देवगढ़ का दशावतार। देवगढ़ का कहां है? यह कहां है? दशावतार मंदिर किस शैली में? पंचायतन। सबसे प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र किन देशों के साथ होता था? चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति और भृगु कच्छ। ताम्रलिप्ति और भृगु कच्छ। चीन से किस चीज का आयात? रेशम ना।
हाथी दांत, इथियोपिया, कहां से? घोड़ा का आयात, अरब प्रायद्वीपना, अरब प्रायद्वीपना। हेडिंग मारिए गुप्तोत्तर काल। क्लास समाप्त होने के बाद जो हेडिंग मारे हैं ना उसमें उसको डिलीट करके गुप्तोत्तर काल हेडिंग मार दीजिएगा, या कॉस्ट में वर्धन वंश, गुप्तोत्तर काल और कॉस्ट में वर्धन वंश, वर्धन वंश। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में। ऐसे भी झारखंडी है, झारखंडी लोग, झारखंडी झारखंडी रह जाएगा उसका कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अब सुनिए, है गुरुजी सब, देखिए जब ऑनलाइन कुछ कमेंट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन में, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ देखिए, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, और देखिए गुप्तों का शासन जो है लगभग पूरे उत्तर भारत में था। गुप्तों का शासन अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर भारत में गुप्तों का शासन था, पूरे उत्तर भारत में गुप्तों का शासन था। मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, सब में गुप्तों का शासन था। और गुप्त शासकों ने जो है आपको दक्षिण भारतीय राज्यों का भी अभियान किया, और दक्षिण भारतीय राज्यों को भी गुप्त शासकों ने जीता। लेकिन गुप्त शासकों ने दक्षिण भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। इस बात से आप अवगत हैं ना? हाँ। अब जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। जैसे पंजाब और हरियाणा, हरियाणा के क्षेत्र में जो है आपको वर्धन वंश का उदय हुआ, हरियाणा के क्षेत्र में वर्धन वंश का उदय हुआ, वर्धन वंश, वर्धन वंश का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मोखरी वंश का उदय हुआ, मोखरी वंश, मोखरी वंश का उदय हुआ। गुजरात के क्षेत्र में मैत्रक वंश का उदय हुआ, गुजरात के क्षेत्र में मैत्रक वंश का उदय हुआ, मैत्रक वंश का उदय हुआ। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में यशोधर्मन वंश का उदय हुआ, यशोधर्मन, यशोधर्मन वंश का उदय हुआ, यशोधर्मन वंश का उदय हुआ। पंजाब में हून वंश का उदय हुआ, हून वंश का उदय हुआ। आप याद कीजिए गुप्त काल में हून आक्रमण हो रहा था, हून आक्रमण से गुप्त साम्राज्य सबसे ज्यादा विचलित हुआ था। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में एक प्रमुख कारण हून आक्रमण था। तो हून आक्रमणकारियों ने पंजाब को जीतकर पंजाब में हून वंश के शासन की स्थापना करी थी। तो पंजाब में हून वंश के शासन की स्थापना हुई थी गुप्तोत्तर काल में। फिर बंगाल की आप बात करेंगे तो बंगाल में चंद्र वंश के शासन की स्थापना हुई थी, बंगाल में चंद्र वंश के शासन की स्थापना हुई थी। तो गुप्तोत्तर काल में, अर्थात गुप्तोत्तर काल में, और देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में उत्तर भारत के राजवंशों में अंतिम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ना है, उसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ना है, दक्षिण भारत के इतिहास को। तो जो है आपको गुप्त वंश के पतन होने के बाद अलग अलग राजवंशों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ, इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली वंश बनकर जो उभरा था वह था वर्धन वंश। इन सभी राजवंशों में हून वंश, वर्धन वंश, मोखरी वंश, चंद्र वंश, यशोधर्मन वंश, मैत्रक वंश,
इन सभी राजवंशों में जो सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर उभरा था वह था आपको वर्धन वंश। कौन था? वर्धन वंश। तो जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वह वर्धन वंश की चर्चा करने जा रहे हैं। कौन वंश? वर्धन वंश। और जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश के विषय में कहा जाता है कि इस वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन के द्वारा किया गया था। पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति वर्धन के द्वारा वर्धन वंश के शासन की स्थापना की गई थी। पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर पुष्यभूति वर्धन ने शासन प्रशासन करना शुरू किया। पुष्यभूति वर्धन के बाद कई सारे शासक बने, लेकिन उन शासकों का कोई खास ऐतिहासिक महत्व नहीं रहा है। देखिए, इतिहास में विशेष तौर पर उन शासकों पर ही जोर देना है जिनका महत्व रहा है, जिन्होंने कार्य किए हैं। पुष्यभूति वर्धन के बाद इस वंश के अंतर्गत बनने वाले शासकों में इस वंश का जो प्रथम महान शासक माना जाता है, इस वंश का प्रथम महान शासक माना जाता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। और जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन को इस वंश का प्रथम महान शासक तथा प्रथम स्वतंत्र शासक भी माना जाता है। प्रथम स्वतंत्र शासक, प्रथम स्वतंत्र शासक भी माना जाता है। प्रथम स्वतंत्र शासक भी माना जाता है। तो इन्हें प्रथम स्वतंत्र शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस वंश के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रभाकर वर्धन ने ही महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज और परम भट्टारक, ये जो महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि है, ये उपाधि स्वतंत्र शासक ही धारण करते हैं। और ये उपाधि प्रभाकर वर्धन के द्वारा धारण किए गए थे, जिस वजह से जो है इन्हें वर्धन वंश का प्रथम देखिए, इस वंश के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि प्रभाकर वर्धन ने धारण किया था, जिस वजह से प्रभाकर वर्धन को जो है इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी। प्रभाकर वर्धन को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। प्रभाकर वर्धन का जो 2 पुत्र था, प्रभाकर वर्धन का जो 2 पुत्र था, एक पुत्र का नाम था राजवर्धन और एक पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन का नाम आप सुनते हैं भारतीय इतिहास में, हर्षवर्धन का जो नाम आप सुनते हैं भारतीय इतिहास में, वही हर्षवर्धन है जो प्रभाकर वर्धन का छोटा बेटा हुआ करता था। वही प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राजवर्धन। और प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री भी हुआ करती थी, और प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी उसका नाम था राजश्री। प्रभाकर वर्धन का जो पुत्री था उसका क्या नाम था? राजश्री। राजश्री। प्रभाकर वर्धन राजा था, तो स्वाभाविक सी बात है वह अपनी पुत्री का विवाह किसी राजा के साथ ही करेगा। किसी फकीर के साथ थोड़े कर देगा अपनी पुत्री का विवाह, नहीं करेगा, किसी राजा के साथ ही करेगा। तो जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह उत्तर प्रदेश के कन्नौज के मोखड़ी वंश के शासक, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के मोखड़ी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ किया। ग्रह वर्मा, ग्रह
वर्मा, ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा के साथ किया। तो जो आपको राजश्री है, राजश्री का जो विवाह हुआ है, राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ। कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा के साथ हुआ, ग्रह वर्मा के साथ हुआ। और जो कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा थे, ग्रह वर्मा का समकालीन मध्य प्रदेश के यशोधर्मन वंश के अंतर्गत मालवा के शासक हुआ करते थे, उनका नाम था देवगुप्त। मालवा के शासक हुआ करते थे, उनका नाम था देवगुप्त। मध्य प्रदेश में मालवा है, मध्य प्रदेश में मालवा है, और मध्य प्रदेश के मालवा के शासक देवगुप्त हुआ करते थे। देवगुप्त ग्रह वर्मा के समकालीन थे, और दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन था, दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन था। देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दिया। देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दिया, और ग्रह वर्मा की पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया, राजश्री को बंदी बना लिया। देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दिया, और देवगुप्त ने राजश्री को बंदी बना लिया। और जब देवगुप्त ने राजश्री को बंदी बनाया था, तो राजश्री के बंदी बनाए जाने के बाद राजश्री का जो बड़ा भाई था, राजश्री का बड़ा भाई था राजवर्धन। राजवर्धन अपने जीजा के हत्या का बदला लेने और उनकी बहन जो बंदी बना लिया गया था देवगुप्त के द्वारा, अपनी बहन को छुड़ाने के लिए राजवर्धन ने मालवा का अभियान किया, और राजवर्धन ने मालवा का अभियान करके मालवा के शासक देवगुप्त को राजवर्धन ने पराजित किया, और राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। राजवर्धन ने मालवा का अभियान करके मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दिया, और हत्या करके अपने जीजा की हत्या का बदला ले लिया, और अपनी बहन को छुड़ा लिया। लेकिन देवगुप्त का मित्र हुआ करता था, उसका नाम था शशांक। देवगुप्त का मित्र हुआ करता था, उसका नाम था शशांक। और जो शशांक है, शशांक बंगाल का शासक था। शशांक कहां का शासक था? बंगाल। शशांक बंगाल का शासक था। शशांक को पता चला उसके मित्र देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने कर दी है, तो शशांक अपने मित्र की हत्या का बदला लेने को लेकर शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। अब देखिए, राजश्री जिसका विवाह ग्रह वर्मा के साथ हुआ था, ग्रह वर्मा मारा गया। राजश्री का बड़ा भाई राजवर्धन मारा गया। राजवर्धन मारा गया, और राजश्री का पति भी मारा गया, राजश्री का भाई भी मारा गया। इससे राजश्री को लगने लगा कि पता नहीं, लगता है हम ही तो अभागी नहीं ना है, कि हमारे होने के कारण ही हमारा हस्बैंड मारा गया, हमारा भाई मारा गया। तो राजश्री सती होने के लिए निकल पड़ी थी। राजश्री सती होने के लिए निकल पड़ी थी। लेकिन जब राजवर्धन की हत्या हुई तो वर्धन वंश का शासक बना हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जब शासक बना ना, उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्या थी। हर्षवर्धन जब शासक बना तो उसके सामने कई सारी समस्याएं थी, लेकिन हर्षवर्धन ने हर समस्या का समाधान किया। उनकी बहन जो सती होने के लिए जा रही थी, अपनी बहन को सती होने से बचा लिया और अपनी बहन को कन्नौज के गद्दी पर बैठाया। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को कन्नौज के गद्दी पर बैठाया और स्वयं वर्धन वंश के शासक बने, और शासन प्रशासन जो है आपको हर्षवर्धन ने करना शुरू कर दिया। तो यहां पर आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि राजश्री का दुल्हा कौन था? ग्रह वर्मा।
ग्रह वर्मा की हत्या किसने किया? देवगुप्त। और देवगुप्त की हत्या किसने किया? राजवर्धन। और राजवर्धन की हत्या किसने किया? शशांक। किसने किया? शशांक ने किया। और शशांक के विषय में कहा जाता है कि शशांक जो है ना, शिव धर्म को मानता था, भगवान शिव की आराधना करता था और ये बौद्धों का विरोध करता था, जैनियों का विरोध करता था, अन्य धर्मों का विरोध करता था। और कहा जाता है कि शशांक ने उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया जिसके नीचे महात्मा बुद्ध बैठकर तपस्या किए थे। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध तपस्या किए थे, उस बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया। और यह भी कहा जाता है कि शशांक अपने समय के महानतम शासकों में से एक थे, शक्तिशाली शासकों में से एक थे। और शशांक की जब अगली बार नजर उस बोधि वृक्ष पर पड़ा तो शशांक बीमार पड़ गया। शशांक बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के बाद शशांक ईश्वर को प्यारे हो गए, भगवान शिव को प्यारे हो गए, अर्थात उनका निधन हो गया। अब ऐसा कहा जाता है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन किताब सब जो है ऐसा बात लिखता है कि इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया और जब अगली बार बोधि वृक्ष पर इनकी नजर पड़ी तो ये बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद जो है इनका देहावसान हो गया, इनका निधन हो गया, इनका निधन हो गया। और फिर ये सब घटना घटित होने के बाद वर्धन वंश के जाकर शासक बने आपको हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। और अगर हर्षवर्धन की हम लोग बात करें तो हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक 606 ईस्वी में बने और 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक जो है हर्षवर्धन शासक बने रहे। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक जो है हर्षवर्धन शासक बने रहे। और कहा जाता है जब हर्षवर्धन शासक बना था तो हर्षवर्धन ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रकार का संवत चलाया था जिसे हर्ष संवत कहा जाता है। और हर्षवर्धन के द्वारा जो हर्ष संवत है वह 606 ईस्वी में चलाया गया था। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के द्वारा गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया गया था जिसे हर्ष संवत कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आया है? क्या करते हैं? टोपी खोलिए सबसे पहले आप। हाँ देखिए कितना बढ़िया बाल है, कितना सुंदर लग रहे हैं। ऊपर से फालतू का टोपी पहन के आते हैं। मूछदारी हुआ है जी? है मूछदारी हो गया है तो ये सब कटवा लेते हैं। ये सब मूछ कटवाए हैं जी? हाँ या ना? हाँ क्या है, औरत है क्या? मूछ का कटवाए? अजीबो गरीब हाल है। देखिए एक तो इसको शुरू क्लास में शुरुए से देख रहे हैं, याद करवा रिवीजन करवा रहे थे तो उस टाइम भी नहीं बोल रहा था। हम सोचे ठीक है पहला क्लास है क्या, वो क्लास हुआ, हम तो आपको नहीं देख रहे थे। ठीक है। और अभी हम समझा रहे हैं इसे मुड़ी गोतले है, कौन विपत्ति पड़ गया है, बीवी मर गई है? विपत्ति काहे के लिए ऐसे काहे रहते हैं? अजीब हाल है जी। चलिए देखिए दो तीन गो बात बोल रहे हैं। एगो बात, पढ़ना है, जीवन में सफल होना है, क्लास रेगुलर आइए और क्लास में जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसका पालन कीजिए। याद करवाया जाता है याद कीजिए, समझाया जाता है समझिए, लिखवाया जाता है लिखिए। समझ गए? रिवीजन करवाया जाता है रिवीजन कीजिए। अपने मन से कुछ मत कीजिए। जब अपने मन से ही करना है तो काहे के लिए आए हैं? काहे फालतू का पैसा दिए हमको 4-5 हजार रुपया? घरे पे बैठ करके अपना मजा मारते रहते, मोबाइल चलाते रहते अपना। जब क्लास में आए हैं तो चीजों को फॉलो कीजिए। समझ गए? दुख होता है महाराज, माथा दर्द करने लगता है। लिखिए अब। आज पता नहीं दोपहर से माथा दर्द कर रहा है। ठीक है, लिखिए गुरुजी लोग, लिखिए।
हेडिंग मारे गुप्तोत्तर काल, और कोष्ट में लिख लीजिए वर्धन वंश। लिखे, अब नीचे से लिखिए आप, गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद, गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद, गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद, गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में अलग अलग राज्यों में, उत्तर भारत में अलग अलग राज्यों में, राज्यों में अलग अलग वंश, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंश के शासन, अलग अलग वंश के शासन की स्थापना हुई, अलग अलग वंश के शासन की स्थापना हुई। जैसे जैसे पंजाब में हून वंश, जैसे पंजाब में हून वंश, जैसे पंजाब में हून वंश, हरियाणा में वर्धन वंश, जैसे पंजाब में हून वंश, हरियाणा में वर्धन वंश, हरियाणा में वर्धन वंश, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मोखरी 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 वंश, बंगाल में चंद्रवंश, बंगाल में चंद्रवंश, बंगाल में चंद्रवंश, बंगाल में चंद्रवंश, मध्य प्रदेश के मालवा में यशोधर्मन वंश, मध्य प्रदेश के मालवा में यशोधर्मन वंश, मध्य प्रदेश के मालवा में यशोधर्मन वंश, गुजरात के बल्लभी में मैत्रक वंश, गुजरात के बल्लभी में मैत्रक वंश, मैत्रक वंश, फुल स्टॉप। चलिए फुल स्टॉप। उसी में इन सभी राजवंशों में, इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली वंश बनकर, इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली वंश बनकर, इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर, इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर, इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर 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 वर्धन वंश उभरा, थानेश्वर का वर्धन वंश उभरा। इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली वंश बनकर थानेश्वर का वर्धन वंश उभरा, 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 थानेश्वर का वर्धन वंश उभरा। फुल स्टॉप। अब नीचे से हेडिंग मारिए वर्धन वंश, वर्धन वंश, नीचे से हेडिंग मारिए वर्धन वंश, नीचे से हेडिंग मारिए वर्धन वंश, वर्धन वंश, नीचे से हेडिंग मारिए वर्धन वंश, वर्धन वंश। लिखिए
डैश देकर लिखिए, डैश देकर। इस वंश की स्थापना इस वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया। उन्होंने अपनी राजधानी उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। फुल स्टॉप। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र और महान शासक इस वंश का प्रथम स्वतंत्र और महान शासक इस वंश का प्रथम स्वतंत्र और महान शासक प्रभाकर वर्धन बना। प्रभाकर वर्धन बना। प्रभाकर वर्धन बना। प्रभाकर वर्धन बना, जिसने 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 महाराजा धीराज जिसने महाराजा धीराज जिसने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। जिसने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। जिसने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। प्रभाकर वर्धन को अपनी पत्नी यशोमती से 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 दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन को अपनी पत्नी यशोमती से दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री तथा एक पुत्री तथा एक पुत्री तथा एक पुत्री राजश्री की प्राप्ति हुई। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रभाकर वर्धन ने प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह
प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह, राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक, कन्नौज के मोखरी वंश के शासक, कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ किया, कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ किया। कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ किया, कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ किया, 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 फुल स्टॉप, ग्रह वर्मा के साथ किया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक, हां उसी में ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी। ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी, देवगुप्त ने कर दी तथा राजश्री को बंदी बना लिया। राजश्री को बंदी बना लिया। इसलिए राजवर्धन ने, इसलिए राजवर्धन ने, इसलिए राजवर्धन ने मालवा का अभियान कर मालवा का अभियान कर मालवा का अभियान कर देवगुप्त की हत्या कर दी। 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 हत्या कर दी। फुल स्टॉप। देवगुप्त के मित्र शशांक ने 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 देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से देवगुप्त का मित्र शशांक ने देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म को मानता था।
शशांक शैव धर्म को मानता था। संभवतः शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। संभवतः शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। संभवतः शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। संभवतः शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। संभवतः शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और कहा जाता है कि जब दूसरी बार उस बोधि वृक्ष पर शशांक की नजर पड़ी, जब दूसरी बार उस बोधि वृक्ष पर शशांक की नजर पड़ी, तो वह बीमार पड़ गया और उसका निधन हो गया। चलिए आगे हेडिंग मारिए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कॉस्ट में 606 से 647 ईस्वी, 606 से 647 ईस्वी। डैश देकर कहा जाता है कि हर्षवर्धन जब 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, कहा जाता है कि हर्षवर्धन जब 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने एक संवत चलाया जिसे हर्ष संवत कहा जाता है, जिसे हर्ष संवत कहा जाता है, जिसे हर्ष संवत कहा जाता है, जिसे हर्ष संवत कहा जाता है। फुल स्टॉप। अब सुनिए आगे, देखिए जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में संवत चलाया जिसे हर्ष संवत कहा जाता है। हर्ष संवत का प्रचलन 606 ईस्वी में हुआ है। और हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा था तो उस समय उसका उम्र मात्र 16 वर्ष हुआ करता था। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा था तो उस समय उनका उम्र जो है मात्र 16 वर्ष हुआ करता था। और उन्हें शिलादित्य के उपनाम से भी जाना जाता है। शिलादित्य के उपनाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन
हर्षवर्धन काफी विकट स्थिति में गद्दी पर बैठा था। बड़ा भाई मारा गया था, पिताजी का पहले देहांत हो चुका था, जीजा मारा गया, बहन सती होने के लिए चली गई थी। आप समझ सकते हैं कितना विकट स्थिति में हर्षवर्धन शासक बना। लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी बहन को सती होने से भी बचा लिया और हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाकर राजश्री को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को कन्नौज के गद्दी पर बैठाया। लेकिन राजश्री को राज सत्ता से मोह भंग हो गया था और राज सत्ता से मोह भंग हो गया था, जिस वजह से राजश्री ने हर्षवर्धन को कहा कि तुम ही कन्नौज का भी राजपाट देखो, कन्नौज में भी शासन तुम ही करो। और कन्नौज का क्षेत्र राजश्री ने अपने भाई हर्षवर्धन को दे दी। तत्पश्चात हर्षवर्धन ने सबसे पहला काम यह किया कि हर्षवर्धन ने वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज को बनाया। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, लेकिन जब हर्षवर्धन शासक बना तो हर्षवर्धन अपने शासनकाल के समय 611 ईस्वी में अपनी राजधानी को थानेश्वर से हटाकर कन्नौज को बनाया। अपनी राजधानी को थानेश्वर से हटाकर कन्नौज को बनाया। इस प्रकार हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी कन्नौज हो गई। हर्षवर्धन उत्तर प्रदेश के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। और हर्षवर्धन के विषय में कहा जाता है कि बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्य का भूखा था, क्षेत्र का भूखा था। और हर्षवर्धन अपनी सेना के मदद से साम्राज्य विस्तार को लेकर सेना अभियान पर निकले और कहा जाता है कि पूरे उत्तर भारत को हर्षवर्धन ने जीत लिया। और पूरे उत्तर भारत को जीत करके हर्षवर्धन ने वहां पर शासन किया। हर्षवर्धन के राज्य में उत्तर भारतीय राज्यों में से एकमात्र राज्य जो हर्षवर्धन के राज्य में शामिल नहीं था वह था जम्मू कश्मीर। उत्तर भारतीय राज्यों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर हर्षवर्धन के राज्य में शामिल नहीं था। जम्मू कश्मीर के अलावे अन्य जितने भी उत्तर भारतीय राज्य थे सबको जीतकर हर्षवर्धन अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और जब हर्षवर्धन ने उत्तर भारतीय राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तो हर्षवर्धन विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत की ओर रुख किया। हर्षवर्धन विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत की ओर रुख किया। और जब हर्षवर्धन विंध्याचल पर्वत को पार किया तो जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का इलाका था यहां पर चालुक्यों का शासन हुआ करता था। चालुक्य वंश, जैसे वर्धन वंश है ना, वर्धन वंश का शासन उत्तर भारत में था, उसी प्रकार से इस क्षेत्र में चालुक्यों का शासन हुआ करता था। और हर्षवर्धन के समकालीन चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे पुलकेशिन द्वितीय। जब हर्षवर्धन विंध्याचल पर्वत को पार कर नर्मदा नदी पर आया तो पुलकेशिन द्वितीय भी अपनी सेना लेकर उत्तर की ओर प्रस्थान किया। हर्षवर्धन विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत की ओर जब प्रस्थान कर रहा था तो पुलकेशिन द्वितीय को पता चला, तो पुलकेशिन द्वितीय अपनी सेना के साथ उत्तर की ओर प्रस्थान किया। और दोनों की सेना, हर्षवर्धन की सेना और पुलकेशिन द्वितीय की सेना का आमना सामना नर्मदा नदी के तट पर हुआ। और नर्मदा नदी के तट पर जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की सेना के बीच संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में हर्षवर्धन की हार हुई, पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित किया, लेकिन हर्षवर्धन के राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाया।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के राज्य को किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाया। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहा कि आइंदा आप दक्षिण भारत नहीं आएंगे, और हम आपको कहते हैं कि हम उत्तर भारत नहीं जाएंगे। तो हर्षवर्धन पराजित हो गया। पराजित होने के बाद सामने वाला विजेता शासक जो कहता वो तो स्वीकार करना ही पड़ता। हर्षवर्धन नर्मदा नदी से वापस लौट गए और फिर अपना उत्तर भारत में ही शासन करते रहे। फिर दोबारा दक्षिण भारत की और रुख हर्षवर्धन ने नहीं किया। तो यहां तक अब चीजों को लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा। नीचे से अगला पॉइंट वाइज लिखिए। तो पॉइंट वाइज लिखिए। हर्षवर्धन जब गद्दी प्राप्त किया था, तो उस समय उसका उम्र मात्र 16 वर्ष था। हर्षवर्धन जब गद्दी प्राप्त किया था तो उस समय उसका उम्र मात्र 16 वर्ष था। मात्र 16 वर्ष था। उसी में हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। फुल स्टॉप। हर्षवर्धन ने 611 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन ने 611 ईस्वी में अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कर कन्नौज को बनाया। अब नीचे से हर्षवर्धन ने नीचे से अगला पॉइंट, हर्षवर्धन ने सैन्य अभियान कर संपूर्ण उत्तर भारतीय राज्य को जीत लिया। हर्षवर्धन ने सेना अभियान कर संपूर्ण उत्तर भारतीय राज्य को जीत लिया और वहां शासन किया। लेकिन ध्यान रहे कि हर्षवर्धन के राज्य में
हर्षवर्धन के राज में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। लेकिन ध्यान रहे कि हर्षवर्धन के राज में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। लेकिन ध्यान रहे कि हर्षवर्धन के राज में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। लेकिन ध्यान रहे कि हर्षवर्धन के राज में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन विंध्याचल पर्वत को पार कर 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 दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। हर्षवर्धन विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। इस क्रम में हर्षवर्धन का संघर्ष इस क्रम में हर्षवर्धन का संघर्ष इस क्रम में हर्षवर्धन का संघर्ष नर्मदा नदी के तट पर इस क्रम में हर्षवर्धन का संघर्ष नर्मदा नदी के तट पर 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 चालुक्य वंश के शासक चालुक्य वंश के शासक चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इस संघर्ष में हर्षवर्धन की हार हुई। हर्षवर्धन की हार हुई। इस संघर्ष में हर्षवर्धन की हार हुई। हर्षवर्धन की हार हुई। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। और ये जो हुआ था युद्ध, इस युद्ध के विषय में जानकारी ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलता है। ऐहोल प्रशस्ति लेख जिसकी रचना रवि कृति ने किया था। और रवि कृति जो है ना, पुलकेशिन द्वितीय का राज कवि था। रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय का राज कवि था। उन्होंने संस्कृत भाषा में ऐहोल प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और ऐहोल प्रशस्ति लेख यह कहता है कि जो है पुलकेशिन द्वितीय ने स्वयं दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की और हर्षवर्धन को उत्तराधिपति की उपाधि प्रदान की। उत्तराधिपति यानी उत्तर भारत का स्वामी और दक्षिणाधिपति यानी दक्षिण भारत का स्वामी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने अपने आप को दक्षिणाधिपति यानी दक्षिण भारत का स्वामी कहा और हर्षवर्धन को उत्तराधिपति यानी उत्तर भारत का स्वामी कहा। उत्तर भारत का स्वामी कहा। समझ गए? तो नीचे से उसी में लिखिएगा, उसी में जहां पे लिख रहे तो उसी में कंटिन्यू।
हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो संघर्ष हुए हैं, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो संघर्ष हुए हैं, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो संघर्ष हुए हैं, उस विषय में जानकारी, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो संघर्ष हुए हैं, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो संघर्ष हुए हैं, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो संघर्ष हुए हैं, उस विषय में जानकारी, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो संघर्ष हुए हैं, उस विषय में जानकारी ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है। उस विषय में जानकारी ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है। ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिसकी रचना, ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है जिसकी रचना रवि कृति ने, जिसकी रचना रवि कृति ने संस्कृत भाषा में किया, जिसकी रचना रवि कृति ने संस्कृत भाषा में किया, जिसकी रचना रवि कृति ने संस्कृत भाषा में किया। जिसकी रचना रवि कृति ने संस्कृत भाषा में किया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। पुलकेशिन द्वितीय ने, उसी में पुलकेशिन द्वितीय ने स्वयं दक्षिणाधिपति की उपाधि, पुलकेशिन द्वितीय ने स्वयं पुलकेशिन द्वितीय ने स्वयं दक्षिणाधिपति की उपाधि, पुलकेशिन द्वितीय ने स्वयं दक्षिणाधिपति की उपाधि अर्थात दक्षिण भारत का स्वामी, पुलकेशिन द्वितीय ने स्वयं दक्षिणाधिपति की उपाधि अर्थात दक्षिण भारत का स्वामी तथा हर्षवर्धन को उत्तरापत 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 स्वामी उत्तरापत स्वामी की उपाधि प्रदान किया। उत्तरापत स्वामी की उपाधि प्रदान किया। फुल स्टॉप। अब देखिए आगे सुनिएगा। आगे देखिए, जो हर्षवर्धन था ना, हर्षवर्धन स्वयं भी विद्वान था और इसके दरबार में विद्वान भी रहते थे। इनका दरबारी कवि हुआ करता था, उसका नाम था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था, उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट। और जो बाणभट्ट था, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी, बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ये जो हर्षचरित और कादंबरी है, इससे हमें हर्षवर्धन के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होता है। और जो आपको हर्षवर्धन है, कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने भी कई सारे साहित्यों की रचना की है। जैसे कि आपको हर्षवर्धन ने जो है आपको नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली
और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक साहित्य की रचना जो है आपको हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। क्लियर है? तो याद रखिएगा, नीचे से लिखिएगा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि, हर्षवर्धन का दरबारी कवि हर्षवर्धन का दरबारी कवि, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे साहित्यों की रचना की, जैसे साहित्यों की रचना की, जैसे साहित्यों की रचना की। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहां तक चीजों को याद करते हैं और इसके बाद फिर आगे बताएंगे, लिखाएंगे। ठीक है, पहले आइए। जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो गुप्त वंश के पतन होने के बाद उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंश के शासन की स्थापना हुई। उस क्रम में पंजाब में कौन वंश के शासन? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, गुजरात में, गुजरात में, गुजरात में, बंगाल में, बंगाल में, मध्य प्रदेश के मालवा में, मध्य प्रदेश के मालवा में आए। इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर कौन उभरा? कौन उभरा? इन राजवंशों में से सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर कौन उभरा? कौन उभरा? वर्धन वंश ना। चलिए, वर्धन वंश की स्थापना किसने की? किसने की? वर्धन वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति। उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? किसे बनाया? वर्धन वंश का प्रथम महान शासक, प्रथम महान शासक प्रभाकर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण किया? किसने धारण किया? और हमको लगता है इस बार बीपीएससी या बिहार एसएससी, ये दोनों में से कोई एक एग्जाम, हमको लगता है बिहार एसएससी पूछा। बिहार एसएससी ये पूछा है कि वर्धन वंश के प्रथम शासक कौन हुए जिन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की है? आंसर होता प्रभाकर वर्धन। आंसर क्या होता? और प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन कौन था जी? पुत्री। अच्छा, राजश्री का विवाह किसके साथ?
राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा की हत्या किसने की? किसने की? देवगुप्त की हत्या देवगुप्त की हत्या। और राजवर्धन की हत्या किसने कर दी? राजवर्धन की हत्या। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? ग्रह वर्मा की हत्या किसने? देवगुप्त की हत्या किस? राजवर्धन की हत्या। शशांक कौन धर्म को मानता था? कौन धर्म को? बोध गया के बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? किसने कटवाया? हर्षवर्धन शासक कब बना? 606। और हर्षवर्धन जब शासक बना तो शासक बनने के उपलक्ष्य में कौन संवत चलाया? कौन संवत? कौन संवत? हर संवत का प्रचलन कब हुआ है? कब हुआ है? हर संवत का प्रचलन कब हुआ है? हर्षवर्धन जब शासक बना था उस समय उसका उम्र 16 वर्ष ना। हर्षवर्धन को किस नाम से जाना? किस नाम से? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर के बजाय किसे बनाया? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर के बजाय किसे बनाया? किसे बनाया? कब बनाया? कब बनाया? 600। और हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत को जीता। उत्तर भारत का कौन राज हर्षवर्धन के साम्राज्य में नहीं था? आए? कौन दुनिया में रहते हैं आप? आए? देखिए चश्मा लगा करके कितना बढ़िया लग रहे हैं। आए? लेकिन पढ़ते ना है। उठा करके कभी कभी 1-2 बार आपसे क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दिए। पूछे हैं ना आपसे? पूछे हैं ना, लेकिन जवाब दिए हैं आप। है क्या है जी? है मार फटास ठीक कर देंगे हम। बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना, तब ना याद होगा। घर पे बोल के पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं आप। जब यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं तो वहाँ पे थोड़े बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे। ठीक है। और घर पे पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ना। बोलिए तो मम्मी कसम पढ़ते हैं। बोलिए, बोलिए ना, मम्मी कसम पढ़ते हैं घर पे 4 घंटा कम से कम। हाय क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए ना। अच्छा तो टाइम दीजिएगा तब ना होगा। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास नहीं होता है। तो बोलना है, नहीं तो चश्मा तोड़ देंगे हम। है हल्ला काय करते हैं हम। चलिए, कौन सा उत्तर भारतीय राज हर्षवर्धन के साम्राज्य में नहीं था? कौन नहीं था? जम्मू कश्मीर ना। और हर्षवर्धन जब पूरे उत्तर भारतीय राज्य को जीत लिया तो दक्षिण भारतीय राज्य की ओर गया। गया। नर्मदा नदी के तट पर उसका युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? पुलकेशिन। पुलकेशिन। किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई? आए? पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय की। और हर्षवर्धन और जो पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ है उस विषय में जानकारी कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? ऐहोल प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया? किसने किया है? दक्षिणाधिपति की उपाधि कौन धारण किया? पुलकेशिन। पुलकेशिन। उत्तरापद स्वामी की उपाधि आए? उत्तरापद स्वामी आए? हर्षवर्धन का दरबारी कवि। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने? हर्षचरित और कादंबरी की रचना आए? हर्षवर्धन ने कौन कौन सा साहित्य लिखा है? नागानंद रत्नावली और नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का किसने लिखा है? किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने ना। और सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना? कल कॉपी लेते आइएगा ना। ई वाला भी कॉपी लेते आइएगा, जो कॉपी है ई वाला भी कॉपी लेते आइएगा। और इसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक भी लेते आइएगा।
ठीक है। अरे क्वेश्चन बैंक नहीं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं। है सुनिए ना, है तरीका है, बैठिए ना, बैठिए। छुट्टी दे दिए हैं तो ऐसे काहे करते हैं, धरफराते काहे हैं। कल दोनों चीज लेते आइएगा, और जो पढ़ा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में कॉपी में जो लिखाते हैं और जो ऑब्जेक्टिव है, ये दो के अलावा तीसरा कुछ नहीं देखना है। और यही दो हमेशा देखना है, हर परीक्षा में देख करके जाना है। प्रश्न आएगा तो यही दो से आएगा, तीसरा कहीं से नहीं आएगा, समझ गए। तो इसलिए इसी दो पे मेहनत कीजिए। और अगली बात अब सुनिए आप, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के शासन काल में एक चीनी यात्री आया था। और हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी यात्री आया था उसका नाम था वेन सॉन्ग। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647, और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था, उसका क्या नाम था, वेन सॉन्ग। वेन सॉन्ग, वेन सॉन्ग। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए ना हो, सुनिए। वेन सॉन्ग चीन का रहने वाला था, बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था, और गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करने को लेकर हर्षवर्धन भारत की यात्रा किया। सॉरी वेनसोंग भारत की यात्रा किया। सॉरी, वेनसोंग बौद्ध धर्म को मानता था, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका कर्म भूमि भारत रहा है। तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए चीजों का विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने को लेकर ही वेनसोंग ने भारत की यात्रा किया। वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से निकला, 630 ईस्वी में भारत पहुंचा। वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से निकला, 630 ईस्वी में भारत पहुंचा। वेनसोंग को कई सारी उपाधि दी गई है। वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, ये सभी उपाधि से वेनसोंग को नवाजा गया है। और वेनसोंग जब भारत आया था तो उस समय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। वेनसोंग ने यह तय किया कि उसे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और जब वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शिलभद्र हुआ करते थे, कुलपति आचार्य शिलभद्र हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र हुआ करते थे। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि बाद के वर्षों में जाकर के उन्होंने अध्यापन भी करवाया। अर्थात वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों करवाया, दोनों किया और करवाया। आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज लिखिएगा। अरे टाइम होगा तब ना छोड़ेंगे महाराज। हम आप लोग के तरह आलसी थोड़े हैं। मेरा 2:30 बजे से माथा दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी 3 से 5 बैच लिए, 5 से 7 लिए, 7 से 9 लेंगे, समझ गए। आप लोग का जितना जोर से मेरा माथा दर्द कर रहा है, उतना जोर से आपका करता, तो हम गारंटी दे सकते हैं कि आप नहीं आते पढ़ने के लिए, समझ गए। लिखिए, सोच रहे थे रूम पे तेल लगा ले माथा में, लेकिन भूल गए, समझे। आए लिखिए, हर्षवर्धन के समय चीनी बौद्ध यात्री वेनसोंग भारत की यात्रा पर आया था। चीनी बौद्ध यात्री वेनसोंग
भारत की यात्रा पर आया था। वे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े वे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े वे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी जानकारी, जुड़े के जगह जुड़ी, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने को लेकर, जुड़ी जानकारी प्राप्त करने को लेकर, जुड़ी जानकारी प्राप्त करने को लेकर भारत आया था। भारत आया था। भारत आया था। उन्होंने उस समय के बौद्धों के सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र उन्होंने उस समय के बौद्धों के सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र उन्होंने उस समय के बौद्धों के सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र उन्होंने उस समय के बौद्धों के सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों करवाया। अध्ययन और अध्यापन दोनों करवाया। जब वे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, जब वे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, जब वे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य शीलभद्र था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार 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 कोमा नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि। वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। समझे? इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।